नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और अपने एक्सपर्ट के जरिए उसको बेहतर तरीके से समझने की, उसको डिकोड करने की यहां पर कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा और इसमें कई सारी खबरें हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फिनकार्ड के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव तनवीर आलम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। अभिषेक, थैंक यू सो मच। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम लोगों ने शामिल की है। तो सबसे पहली खबर होगी, पार्किंग की समस्या होगी खत्म। जी हाँ, बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन क्या ये सफल होगा, इसको भी हम लोग आज शो में समझेंगे। इसके बाद फिर रुक करेंगे बड़े डेवलपर्स की बड़ी ग्रोथ। एनरॉक की एक रिपोर्ट आई है, उसको भी हम लोग समझेंगे अपने शो में। उसके बाद क्या कहती है ये बड़े रियलिटी के जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, क्या एनरॉक की जो रिपोर्ट है वो क्या कुछ कह रही है, उसको हम लोग टटोलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे इस खबर में। उसके बाद फिर रुक करेंगे, हाउसिंग सेक्टर की रफ्तार पड़ेगी धीमी। क्यों ऐसा कहा गया है, ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कई सारी वजह हैं। एक रिपोर्ट इसको लेकर भी आई हुई है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अपने शो में। उसके बाद फिर जानेंगे, प्रॉपर्टी में बड़ा धोखा, हुई है गिरफ्तारी। बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया गया है। और क्या, लेकिन ये काफ़ी है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें प्रॉपर्टी में धोखा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सफ़र करता है यहाँ पर वो होते हैं बायर्स। उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ में जानेंगे, दिल्ली हादसे के बाद क्या कुछ बदलेगा। कुछ भी बदलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक जगह इमारत गिरी है और दूसरी जगह यहाँ पर आग लगी है, लेकिन क्या कुछ बदलेगा इसके बाद, इसको समझेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें होंगी और उसको भी हम लोग अपने शो में यहाँ पर टटोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो अहमदाबाद नगर निगम यानी कि एएमसी ने शहर में पार्किंग की समस्या और सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए नई पहल यहां पर शुरू की है। इसके तहत जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे कि मॉल हो गए, होटल हो गए, थिएटर हो गए, अस्पताल हो गए, जिम हो गए, शैक्षणिक संस्थान आदि अपनी पार्किंग जनता के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री में अवेलेबल कराएंगे और उन्हें संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके बदले छूट की राशि उपलब्ध कराई गई पार्किंग के क्षेत्रफल के आधार पर तय होगी। इसके लिए संस्थानों को एएमसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पार्किंग की जानकारी देनी होगी और पार्किंग प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों का पालन भी करना होगा। अगर कोई संस्था पार्किंग शुल्क वसूलती है या नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे ये कर लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जो टैक्स में छूट है उसका फायदा यहाँ पर उसे नहीं मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य शहर में अवैध सड़क किनारे पार्किंग को यहाँ पर कम करना है। सर, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर नो पार्किंग की भी जगह वो पोस्टर्स लगे होते हैं, लेकिन पार्किंग लगी होती है, जिसकी वजह से जो पूरा ट्रैफिक होता है वो डिस्टर्ब होता है। कितना इंपॉर्टेंट फैसला है ये? बहुत ही अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे 20 से 30% की अर्बन ट्रैफिक जो है ये इसी वजह से बढ़ जाती है, बिकॉज लोग ट्रैफिक पार्किंग के लिए तो जगह ढूंढ रहते हैं या वो नॉन पार्किंग एरियाज में ब्लॉक करके चले गए, डबल लाइन पार्किंग में ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो लेन जो है, रास्ता जो मेन कार ड्राइव करने के लिए आपके लिमिटेड स्पेस हो जाते हैं। तो ये सब वजह से ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव प्लान दिया है। अब दो चॉइसेस हमेशा होता है कि एक, या तो आप इंसेंटिव प्लान दें या पेनल्टी लगाएं। देखिए, पेनल्टी इंडिया में काम नहीं करता, क्योंकि इसको इम्पोज करने वाला, जो डिप्लॉय करने वाला, इनफैक्ट वो मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी एक इंसेंटिव या कैरेट आप बोल सकते हैं जो डेवलपर्स को दिया है कि भाई अगर आप उसमें फ्री पार्किंग, अगर अपने मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर आप फ्री पार्किंग स्लॉट देते हैं तो आपको आपके जो ये प्रॉपर्टी टैक्स में उसमें छूट मिलेगी। सो इससे क्या होगा, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर यूटिलाइज होगा, रादर देन स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी गवर्नमेंट अलग से स्पेंड करे फॉर बिल्डिंग पार्किंग फैसिलिटी। तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया है कि भाई आप एज अ डेवलपर खुद बिल्ड करो और इंस्टेड ऑफ मैं उस पर पैसा लगाऊं पार्किंग लॉट पे, आपको मैं ये प्रॉपर्टी टैक्स के बतौर रिबेट दूंगा। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लमसम एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाएगी, लोगों को पार्किंग लॉट स्पेस मिल जाएगा,
इससे जो ट्रैफिक है उसके ट्रैफिक में सुधार होने की संभावना है। संभावना है क्योंकि मूव काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। लेकिन सर, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की मंजूरी दी जाती है उसी वक्त ही इनिशियली ये अनिवार्यता क्यों नहीं कर दी जाती है, मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया जाता कि वहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी स्पेस दी जाएगी, या फिर पार्किंग करना यहाँ पर आपको मैंडेटरी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आपको हम लोग जो मंजूरी है वो नहीं दी जाएगी आपको। ये इनिशियल लेवल पर क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए, सही मायने में अभिषेक ये एक्चुअली ऑलरेडी है। ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव अभी दिया गया है। जी। टेक्निकली पार्किंग की जो प्रोविजन है ना, ऑलरेडी मैंडेटरी है सब म्युनिसिपल बिल्डिंग रेगुलेशन पे। और लेकिन जैसे मैं कह रहा था, इंडिया में लॉ की कमी नहीं है, लॉ की इन्फोर्समेंट की कमी है। अब वो डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो थोड़े से लालची होते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसमें अप्रूव प्लान तो बनाया है जी। लेकिन बाद में वो कुछ वही किसी में कहीं शॉप डाल देंगे, कोई स्टोरेज फैसिलिटी डाल दिया, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी का जगह डाल दिया। तो वही बात हो गई ना, आपने मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, नक्शा में आपने पास कराया कि ये जो है मैं गैरेज बना रहा हूँ या स्टोरेज स्पेस बना रहा हूँ, गैरेज बना रहा हूँ, लेकिन बाद में आपने उसको एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में। सो प्रोविजन है ऑलरेडी हमारे रेगुलेशन पे, लेकिन कंप्लायंस और मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा एक इंसेंटिव दिया है। तो अब ये बिल्डर क्यों करते हैं? बिल्डर इसलिए करते हैं कि भाई मेरे को ये छोटा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए। अब वो यूटिलाइज करके उस प्रॉपर्टी प्लेस को बेचते हैं। तो ऑटोमेटिकली अब वो नहीं बेच के, अगर वो प्लेस क्रिएट करेंगे, वो बेच के जो फायदा होता था वो गवर्नमेंट उनको जीएसटी की प्रॉपर्टी टैक्स के रिबेट के थ्रू दे दिया। तो इस तरह रिवॉर्ड कर रही है ताकि गवर्नमेंट मॉनिटर ना करे और ये जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। सर, लेकिन जब ये फैसला आ गया है तो इन व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होंगे वो इस स्कीम का एक तरह से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और चैलेंज क्या मेनली आने की आपको लग रहा है कि ये चैलेंज आ सकते हैं आगे चल के, और तब जाके ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? और वाकई में ये जो स्कीम दी गई है ये इंकरेजिंग है, मतलब जो प्रतिष्ठान होंगे उनके लिए? देखिए, कुछ कुछ चीज़ जिस पे ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, एक तो है, सबसे पहली चैलेंजेस है जो सिक्योरिटी कंसर्न आप कह सकते हैं कि आप, क्योंकि अगर आप फ्री पार्किंग स्पेस है और वो एक्सेस नॉन कस्टमर को देता है, चाहे पार्किंग मॉल्स है या कहीं भी है, तो इस पे सिक्योरिटी कंसर्न आएगा। देखिए, पार्किंग लॉट जो मॉल्स वगैरह में होते हैं उसमें जो पार्किंग आप वो वसूल करते हैं, लोग डिप्लॉय होते हैं, गाड़ी की नंबर रिकॉर्ड किए जाती है, तो ये सब जो सिक्योरिटी एरिया कवर होता है। अब अगर ये सब मॉनिटरिंग नहीं रहेंगी, ये इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा है, फिर इसकी वजह से क्या होगा, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सीसीटीवी, हाउस कीपिंग, लाइटिंग वगैरह सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, जो कि एक अपने आप में एक कॉस्ट है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब पार्किंग, ये जो कन्वीनियंस बोल रहे हैं कस्टमर के लिए, जी। अब पीक आवर में जेन्युइन कस्टमर हो सकता है फिर भी स्ट्रगल करे। देखिए, दिल्ली में डीएलएफ, नोएडा में डीएलएफ मॉल है, मॉल ऑफ इंडिया। हम्म। आप उनका 4 या 5 लेवल का पार्किंग है। आप वीकेंड में कभी जाइए, आपको हो सकता है पार्किंग मिलेगी नहीं। तो ये चैलेंजेस भी आ जाएंगे। और क्योंकि अगर ये फ्री होगा तो लोग अगर मिस यूटिलाइज करने के लिए उसको अगर पहले से पार्क करके रख देंगे तो जेन्युइन कस्टमर को दिक्कत आ सकती है। तो अब इसमें सोल्यूशन क्या आ सकता है कि प्रॉपर स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो, क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो, रियल टाइम पार्किंग एबिलिटी हो। तो इस पर ऑटोमेशन की ज़रूरत होगी और एक स्क्रीनिंग की ज़रूरत होगी ताकि सिक्योरिटी कंसर्न वायलेट ना हो। ये तो नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस हैं। अब दूसरी जो चैलेंज है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, अब वो छूट लेने के लिए उसने कह दिया मैं फ्री पार्किंग करूंगा। बाद में क्योंकि ये कॉस्ट रिकरिंग कॉस्ट है उसके लिए भी, तो वो फिर वो पार्किंग फीस वगैरह जो लगाते हैं वो लगाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि ये कैसे मैनेज करेंगी वो, क्योंकि अभी तो उन्होंने फ्री पार्किंग लॉट बोल के इसको अलॉट करा, उसको रिबेट दिया है प्रॉपर्टी टैक्स पे, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद वो फी इम्पोज करते हैं, पार्किंग फी इम्पोज करते हैं, तो गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करेगी वो चेक करना पड़ेगा।
यानी कि तरीका तो सर अच्छा है, मतलब शायद मुहिम भी अच्छी नीयत से यहाँ पर लाई गई है, लेकिन चैलेंजेस कई सारे हैं और इसका समाधान भी आपने सर बताया कि इनकेस अगर वो सब चीज़ें की जाएँ, क्यूआर बेस्ड जैसे कि आपने एक तरीका बताया, वो सब चीज़ें की जाएँ, मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सकता है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फैसला ये लग रहा है, सुनने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसे ये इंप्लीमेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के टॉप 11 लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्री सेल्स 18% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मल्टी सिटी विस्तार और प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग की मजबूत मांग रही है। एनलॉग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने 76% की सबसे तेज वृद्धि यहां पर दर्ज की है, जबकि पुरावांकरा, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने भी यहां पर मजबूत प्रदर्शन किया है। कई डेवलपर्स अब अपने पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता घटाकर मुंबई हो गया, एनसीआर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में विस्तार कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बड़ी बिक्री उनके घरेलू बाजारों के बाहर से आई है। यहाँ पर इसके विपरीत डीएलएफ अब भी मुख्य रूप से एनसीआर पर यहाँ पर डिपेंडेंट है। रिपोर्ट बताती है कि भविष्य की वृद्धि का प्रमुख आधार जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन और लग्जरी हाउसिंग यहाँ पर होगा। सर, क्या प्री सेल में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह लॉन्च से पहले कम कीमत में घर अवेलेबल कराना यहाँ पर रहा है? यस, मल्टीपल फैक्टर है पीछे। एक सबसे बड़ा ड्राइव तो ये है कि अर्ली बर्ड प्राइसिंग एडवांटेज जिसे कहते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए मैक्स एस्टेट पकड़ लेते हैं यहाँ या गोदरेज पकड़ लेते हैं। अब उनकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, सपोज दिल्ली में एक दो प्रोजेक्ट में वो था कि 25,000 रुपये स्क्वायर फीट रहेगा, लेकिन उन्होंने लॉन्च 18-19,000 में किया। तो ये अर्ली बर्ड प्राइसिंग एडवांटेज जो है, तो उसकी वजह से लोग जाते हैं। जी। अभी लग्जरी प्रोजेक्ट के सेल्स बढ़े हैं क्योंकि लोग लग्जरी में जा रहे हैं, और दूसरा एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा रेरा के ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी बढ़ा है। क्योंकि रेरा के पहले उतना कॉन्फिडेंस है, रेरा के आने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया, खास करके ये जो बड़े जो इस्टेब्लिश और क्रेडिबल प्लेयर्स हैं, आप नोटिस करेंगे उनके सेल्स में बढ़ोतरी आई है। ठीक है, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है कि भाई अब मैंने पैसा दे दिया, अब मुझे घर मिलेगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओनली रेप्यूटेड बिल्डर्स जो है उनके सेल्स में बहुत बढ़ोतरी आई है। और दूसरी बात ये है वॉल्यूम के अलावा वैल्यू की वजह से, क्योंकि ये सारे बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका जो वैल्यू है बहुत बढ़ गया है। तो आप अब देखिए ट्रम्प टावर नोएडा में लॉन्च हुआ है 40,000 रुपीज स्क्वायर फीट। तो अब ऐसे वैल्यू के हाई वैल्यू प्रोजेक्ट की वजह से ऑब्वियसली तो आपका रेवेन्यू टॉप लाइन बड़ा दिखेगा। तो ये एक्चुअली रीजन है जो लोगों अभी हाल फिलहाल में प्री सेल्स जो है बहुत बड़े हैं। तो कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से प्री सेल्स रेवेन्यू हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। एक बार वो ग्राफ ले आइए जिसमें हम लोग सिटी वाइज यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पर एक तरह से चेंज यहाँ पर आया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 16% का यहाँ पर प्री सेल्स रेवेन्यू सबसे मतलब यहाँ पर इनका रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग दो ग्रुप्स देखें अगर यहाँ पर, तो प्रेस्टीज स्टेट्स है जिसमें 76% का सबसे ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। उसके बाद है पूर्वांकारा जिसमें 48% का इजाफा देखने को मिला है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 की यहाँ पर हम लोग बात करें। इसके अलावा अगर दूसरा जो ग्राफ लेके आते हैं जिसमें पता चलता है कि कहाँ से उन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया, बड़े ग्रुप्स की कहाँ से हो रही है सबसे ज़्यादा कमाई। गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज स्टेट्स की अगर बात करें तो फिर 68% और 60% रिस्पेक्टिवली जो प्री सेल्स रेवेन्यू है वो होम से हटकर बाहर के शहरों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है। मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, एनसीआर हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी प्री सेल्स रेवेन्यू देखने को मिली है। वहीं जो साउथ इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप्स हैं, शोभा कह लीजिए, ब्रिगेड कह लीजिए, पूर्वांका कह लीजिए, यहाँ पर ये एमएमआर हो गया, एनसीआर हो गया, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर इनका विस्तार हो रहा है। इसके अलावा डीएलएफ जो जिसकी हम लोग बात करते हैं एनसीआर में बहुत पॉपुलर है और एनसीआर से ही सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू भी जो है प्री सेल्स रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया गया है। सर, वैसे अगर देखा जाए तो एक कहानी ये भी निकल के आती है, जो जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं यहाँ पर होम से हटके बाहर के स्टेट्स में, बाहर के शहरों में उनका ज़्यादा विस्तार हो रहा है। इसके पीछे की सर कहानी क्या है? क्या अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है यहाँ पर जिसकी वजह से वो लोग बाहर विस्तार कर रहे हैं? देखिए, बिकॉज अभी ये स्मॉल एंड मिड साइज डेवलपर्स हैं, ये जो मेन लोकेशन है, अब उस लोकेशन के अलावा देखिए टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। तो अब क्योंकि एक फिनेंशियल डिसिप्लिन है,
और इस ये सब सेगमेंट में क्रेडिबल प्लेयर नहीं। आपने जितने भी नाम लिया और जिनके ग्रोथ देखा है आपने, आप नोटिस करेंगे इसमें क्रेडिबल प्लेयर्स ही ज्यादा नाम आए हैं। जी। इसमें जो प्लेयर्स हैं जिनकी रेपुटेशन थोड़ी सी वीक है, उसका नाम आपको नहीं आएगा। हम्म। तो ये अपने होम टाउन या मेन मेट्रो के अलावा अब क्या कर रही है, वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके भी वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो ब्रांड नेम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ओके, सो अब इसके इसके और एक रीजन है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं। रहने का पहले क्या होता था, ये सारे डेवलपर्स प्रोजेक्ट एक नाम में कलेक्ट करते थे और दूसरे पे डिवर्ट कर देते थे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, 70% जो प्रोजेक्ट का पैसा कलेक्ट हो रहा है उसी डेडिकेटेड एस्क्रो अकाउंट में रहता है और उसी प्रोजेक्ट में यूज होता है। इससे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है कंप्लीशन रेट पे, और इसी वजह से कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है। और ये कॉन्फिडेंस अधिकतर बड़े जो डेवलपर्स हैं, बेटर क्वालिटी डेवलपर्स, उनके लिए बढ़े हैं। इसीलिए वो लोग उस ब्रांड का एडवांटेज यूज कर रहे हैं और वो और भी अपने विंग्स जो है फैला रहे हैं दूसरे दूसरे एरियाज में टू इंक्रीज देयर सेल्स। बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े शहरों पे विस्तार कर रहे हैं और उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर बड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी ये लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन सर, छोटे मंझोले जो आपके जो ग्रुप्स होते हैं उनके यहाँ पर क्या हाल है, उसको भी थोड़ा सा अगर रोशनी अगर आप डालना चाहें, क्योंकि उनका फोकस मोस्टली होता है कि मिड सेगमेंट की ओर, अफोर्डेबिलिटी की ओर यहाँ पर ज़्यादा रहता है उनका। देखिए, मिड सेगमेंट में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि डेवलपर्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी उतनी बड़ी बिल्ड नहीं की है। और क्या हो गया, इस सेगमेंट में जो बिल्ड करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी लोगों ने इसमें बहुत डिफॉल्ट किया है और इसी वजह से थोड़े से लोगों में कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो आप सेम यार्डस्टिक से सेम ग्रोथ नहीं देखेंगे मिड एंड स्मॉल डेवलपर्स में। मार्केट एक तरह से आप कह लीजिए कि कंसोलिडेट कर रहा है इंक्रीजिंगली एक एस्टैब्लिश ब्रांड की ओर। अब जो 1 करोड़ और ज़्यादा की जो प्रोजेक्ट्स है, वो भी एक प्रोवन डेवलपर, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं। सो ये जो प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनीज हैं, वो 2 तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक तो सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट, एक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, एरिया को देखते हुए वो जो 1 2 3 करोड़ वाले प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो एक्चुअली इस तरह वो स्प्रेड आउट कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, कंसोलिडेशन हर एक फेज में होगा, हर एक जगह होगा। ये जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ये कंसोलिडेशन धीरे धीरे और बढ़ेगा। आप मेजर मार्केट प्लेयर्स कुछ रह जाएंगे और इसमें भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे डीएलएफ आपने कहा, डीएलएफ क्योंकि नॉर्थ ओरिएंटेड है, इसकी पकड़ नॉर्थ में ज़्यादा रहेगी तो उसका मार्केट शेयर नॉर्थ में ज़्यादा रहेगा। अब हो सकता है कि साउथ में शोभा और आप प्रेस्टीज देख ले, एमएमआर देख के, उसका पकड़ बेटर वहाँ रहेगा। तो ये थोड़ा डोमिनेंस रहेगा ज्योग्राफी का, बट ये लोग सब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अलग अलग मार्केट में, तो वो आएंगे। बट मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन अब एक फ्यूचर है और छोटे डेवलपर्स को अगर इसने अपने धाक बनाना है, अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है। देखिए, इंडिया एक लार्ज मास और मास एफ्लुएंट मार्केट है। इनमें स्मॉल और मीडियम डेवलपर की बहुत स्कोप है, प्रोवाइडेड वो अपनी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरा टाइमली डेवलपमेंट करेंगे। तो आई थिंक पीपल जो है थोड़ी बहुत प्रीमियम देने को भी तैयार है, अगर उनको उनका घर सही वक्त पे और अच्छे क्वालिटी में मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। छोटे डेवलपर्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हर जो आपका बड़ा ग्रुप है वो देख रहा है। अलग अलग शहरों में टियर 1 टियर 2 शहरों की अगर बात कर लें तो वहाँ पर मौके बनते हुए दिख सकते हैं खरीदने के लिहाज से भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 में धीमी पड़ने की संभावना है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार रिहायशी संपत्तियों की सेल्स वैल्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 में लगभग 4 से 6% रह सकती है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 5 से 7% रहने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह लगातार बढ़ती घरों की कीमतें, जिससे अफोर्डेबिलिटी प्रभावित हो रही है और डिमांड जो है वो लगभग यहाँ पर स्टेबल रह सकती है। हालांकि प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट अभी भी बाजार को सहारा दे रहे हैं और नए लॉन्च का बड़ा हिस्सा इसी कैटेगरी में आने की उम्मीद है। डेवलपर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत बनी रहने की संभावना है, क्योंकि कलेक्शन और कैश फ्लो अच्छे हैं
कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2027 में रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन पिछले कुछ सालों की तेज रफ्तार की तुलना में थोड़ी सी यहाँ पर धीमी रह सकती है। सर, क्या ये गिरावट बढ़ती हुई महंगाई का भी एक नतीजा है? क्योंकि हम लोग कई सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, उसमें महंगाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, मल्टीपल साइड से प्ले करता है। देखिए, एक तो है कि महंगाई जो है उस बिल्डिंग का बनाने का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है। जैसे आप स्टील है, सीमेंट है, और अगर मान लीजिए और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेरामिक्स हो, टाइल्स हो, जो भी है, सीमेंट वगैरह जितने भी है, ये इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है, लैंड कॉस्ट बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ी रहती है तो गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं, होम लोन ईएमआई भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके हाउस होल्ड इनकम थोड़ा बढ़ भी रहा है, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है तेजी से बढ़ जाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे कहते हैं, पीपल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो कंजम्पशन की जो कैपेबिलिटी है तो वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा है जो ईएमआई बढ़ेगी ना, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी लोगों की कम हो जाएगी। तो इसके वजह से जो स्लो डाउन है ये एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में। अगर ऐसे सिचुएशन, अगर वॉर सिचुएशन प्रिवेलेंट रहता है, ऑयल इसी तरह एलिवेटेड रहता है कुछ समय तक, तो मुझे लगता है कि ये रियल एस्टेट में भी इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल। सर, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट के जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या भी ये जो महंगाई है वो चुभने लगी है? और इनकेस अगर ऐसा है तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी स्टैग्नेशन पॉइंट आने की कोई संभावना आपको लग रही है इसमें? देखिए, जब इम्पैक्ट होता है ओवरऑल होता है। अब मैं आपको सिंपल बताऊं, ये जैसे कि मेजॉरिटी लग्जरी जो होम्स हैं, ये मेजॉरिटी बिजनेस ओनर्स या टॉप एग्जीक्यूटिव बाय कर रहे हैं। अब ये जो बिजनेस ओनर्स भी है, ये भी बिजनेस और एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री समझते हैं। अब अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपके एज अ बिजनेस ओनर आपके पास दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे। एक है कितना हाई डिमांड प्रोडक्ट है कि आप वो प्राइसिंग जो है कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, या कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं है तो आप प्राइस ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहां पर वो बिजनेस ओनर कंज्यूमर के पास प्राइस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वरना डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा। तो अगर वो हिट लेते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। और अगर ये उनको दिखेगा कि आने वाले समय में भाई मुझे गाड़ी चलाना है और रास्ता में बहुत कोहरा है, तो हम तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, थोड़े स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये लग्जरी बाइंग जो है ना, किसी भी स्लो डाउन में सबसे पहले इंपैक्ट करता है। आप कोविड में नोटिस करेंगे, सबसे पहले लग्जरी सेल्स गिरा। अभी कोविड के बाद लोगों को ये लगा है कि भाई लाइफ में तो ये पैसा क्या रह जाएगा, लेट मी एंजॉय लाइफ। तो इसी वजह से कोविड के बाद लग्जरी सेल्स बहुत बढ़ा है। बट लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपको खुद आपके अर्निंग्स में, आपके इनकम में, सर्टेनिटी में थोड़ी दिक्कत लगे, तो ये डिमांड में थोड़ी सी आप उस बाइंग को डिफर करेंगे। अगर कंप्लीटली एलिमिनेट ना भी करें तो वो डिफरमेंट जरूर होगा। सर, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो फिर मांग में जो स्टेबिलिटी यहाँ पर रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है, उससे क्या लग रहा है सर? मंदी के भी संकेत दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ सर यही बोला जाता है कि एक बबल क्रिएट हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। इनकेस वाकई में आपको लगता है कि बबल है, और इनकेस अगर ये है तो क्या उसके फटने की भी आपको लग रहा है संभावना है? देखिए, मैं अभी जो डेटा है इसके बेसिस में आप रिसेशन तो नहीं कहेंगे। तो आपको सिंपल एक डिफरेंस होता है स्लो डाउन और एक नॉर्मलाइजेशन में। अब 2000, जैसे बोला कोविड के बाद, जैसे कोविड का सिचुएशन खत्म हुआ 2021 से 25 के दौरान, आप देखेंगे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाउसिंग बूम आया है, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट। तो अभी अब देखना है कि भाई ये मार्केट जो है इसी लेवल में सस्टेन ग्रो करेगा या थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। मुझे लगता है रिसेशन तो नहीं आएगा, बट लेकिन थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा और लंबे टाइम के लिए चलता है। ऑयल थोड़ा और एलिवेटेड रहता है। देखिए, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका ऑयल जो है
ईच मान लीजिए $10 अगर ऑयल ऊपर जाता है, आपकी जीडीपी जो इम्पैक्ट होती है ऑलमोस्ट बाय अबाउट 0.16%। तो अगर ये ऑयल एलिवेटेड रहे 40-50 डॉलर के 40-50 डॉलर से 70 का बेंचमार्क लेके 100-120 के ऊपर, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जीडीपी जो फोरकास्ट कर रहे थे हम लोग अराउंड 6.7 to 7 के बीच में, आज जो गोल्डमैन सैक्स फोरकास्ट कर रहा है 5.9 का। जी। अगर ये और सिचुएशन बढ़ता है या मॉनसून रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, देखिए मॉनसून अगर अब नॉर्मल हुआ, जो प्रेडिक्शन है नॉर्मल से कम होगा, अगर वो हुआ तो रूरल कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर रूरल कंजम्पशन कम होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में और ग्रोथ पे। तो इस वजह से इस साल थोड़ा सा लोग वॉच आउट करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ आता है जो था, उसमें थोड़ी सी टेपरिंग आएगी। मैं रिसेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आने के चांसेस हैं कि वो नॉर्मल ग्रो करे। यानी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बनी हुई है उसका भी असर थोड़ा सा रियल एस्टेट में ऑब्वियस बातें देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मतलब दुबई में भी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी, वहाँ पर भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। और जब तक वो सही नहीं होती तब तक कि कम से कम नहीं तो ये साल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। सब कुछ कह रहे थे आप? जी जी, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये रियल एस्टेट मार्केट दुबई में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। जी सर, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियल एस्टेट ग्रुप अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 प्रमोटर्स को करीब 2004 करोड़ रुपए के कथित होम बायर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कंपनी ने दिल्ली एनसीआर के 19,000 से ज्यादा घर खरीदारों से पैसा लेने के बावजूद परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया और धन का दुरुपयोग किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार बड़ी संख्या में खरीदार वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कंपनी की कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। मामले में आर्थिक अपराध और धन के गलत इस्तेमाल की जांच यहां पर चल रही है। सर, ये समस्या नोएडा एनसीआर की पुरानी बीमारी भी है। क्या गिरफ्तारी सिर्फ इसका एक इलाज है? क्योंकि आखिर में खरीदारों का इंतजार तो और लंबा ही होता जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो उनको तो अल्टीमेटली यहाँ पर सफर सबसे ज्यादा वहीं कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक इसका देखिए, अरेस्टिंग जो है ये आपको बाकी लोगों को डिसवेड करेगी कि वो भी ये गलती ना करें, लेकिन अरेस्ट करके ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं होगा। होम बायर्स कहेंगे भाई मुझे उसकी जेल से जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे तो घर चाहिए। ओके, तो जो कोर्ट को अरेस्ट करने के साथ साथ एक कोई कंप्लीशन जो है प्लान बनाना चाहिए कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ऑक्शन हो और जो बिडर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, और उसका रेजोल्यूशन कोर्ट मॉनिटर करती है, और या तो फिर गवर्नमेंट स्टेप करे कुछ कंप्लीशन करने के लिए, जैसे भी हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एंड यूजर को उसका घर कैसे मिले, ना कि उसको सिर्फ जेल भेज के सोल्यूशन नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। सर, इतने बड़े जो धोखाधड़ी का मामला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सब कुछ नियामकीय और निगरानी तंत्र जो होता है उसके ज़रिए से ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं। अनियमितताओं का सर ये जो सिलसिला है वो शुरुआत में ही क्यों यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा लगता है कि शुरुआत में थोड़ा सा इसको रोक देना चाहिए? जब आप चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब मॉनिटरिंग हो रही होती है, जब आप उसको फ्री हैंड दे रहे होते हैं, जब परमिशन दे रहे होते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, उस वक्त क्यों ये सब चीज़ें नहीं दिखी जाती? देखिए, ये थोड़ा रेगुलेटरी वाली बात है, बट लेकिन अभी रेरा के आने से काफ़ी सुधार तो आया है, बट लेकिन क्या ये परमानेंटली पूरा 100% एलिमिनेट हो गया? आंसर इज नो। अभी भी उसमें प्रॉब्लम है। तो रेरा ने आगे थोड़ा हद तक सुधार किया है, बट लेकिन सही मायने में ये एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम है। आप सोचिए, बहुत से लोग जो है कि सालों साल पैसा जुगाड़ करके रखते हैं, या कोई ईएमआई पे किए जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में लिया है और उनका पोजीशन नहीं मिला है। तो इमेजिन उनकी जो हाउस की जो बजट और जो सेविंग्स की इक्वेशन है कंप्लीटली इरोड हो गए हैं। कोई रेंट पे कर रहे हैं और ईएमआई पेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस इशू है, और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक सोशल और एक इमोशनल ट्रेजेडी भी है लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, मेजॉरिटी इंडियंस के लिए होम लाइफ टाइम एक ही बाय है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और उस पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आने लगे तो बहुत दिक्कत की बात है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली मॉनिटर करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इनको एक रेगुलर ऑडिट कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, या बोर्ड। जैसे मान लीजिए, मैं ये सिर्फ
रियल एस्टेट के लिए नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ये और भी संस्थान जैसे हॉस्पिटल वगैरह, ओके, यहाँ जैसे कि कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, बैंकिंग के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीआई है, ऐसे बॉडी होने चाहिए जो कि इनको मॉनिटर करे, इनको इनकी कंप्लायंस को रेगुलरली वॉच करे और इनसे रेगुलेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट मांगे। और वो कंप्लायंस रिपोर्ट जो है इंडिपेंडेंट किसी कंप्लायंस ऑफिसर का रिपोर्ट होना चाहिए, जो जिसकी गर्दन भी दांव पे लगी हो, तो ऑटोमेटिकली इससे संभावना जो इस तरह की प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। सर अभी टाइम तो लगेगा, वैसे 19,000 जो बायर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको तो काफ़ी टाइम यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। उनके लिए कोई वे आउट है यहाँ पर, कोई तरीका है जिसके ज़रिए वो थोड़ा सा अपने आप को दिलासा ही कह लीजिए कि चलो ठीक है इनका मामला चलता रहेगा, हम कम से कम ये कार्रवाई कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो घर है वो शायद हम लोग को मिल जाए, या फिर कोई और ऑप्शन आपको लग रहा हो उसमें? तो देखिए मेरे हिसाब से ना इन सारे होम बायर्स को पहले तो इकट्ठा होकर एक प्ली करना चाहिए, सिंगल प्ली, अलग जी। अलग केस ना करके एक स्ट्रॉन्ग केस बना के अलग केस करे। और कलेक्टिवली क्या होगा, इनका कॉस्ट ऑफ ये भी जो फाइल लीगल कॉस्ट है उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इम्पैक्ट कम आएगी। और गवर्नमेंट के पास भी एक प्रेशर रहेगा कि भाई इन वेंडर की इतने केसेस हैं कलेक्टिवली एक फॉर्म में आए हैं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कुछ रेजोल्यूशन करेगी, या और उनका रेजोल्यूशन में मांग एक ही होना चाहिए कि ये जो पे बिल्ड के जरिए एक क्रेडिबल बिल्डर को दिया जाए जो कि वो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैक्स जैसे जेपी वगैरह है, डिफॉल्ट हुआ उसमें कल्पतरू ने कंस्ट्रक्ट किया, एलईटी कर रहा है, मैक्स जी। एस्टेट कर रहा है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था। ऐसे रेजोल्यूशन होने चाहिए, अल्टीमेटली एंड यूजर्स को उनके जो होम्स मिल जाए। चलिए एक ये समाधान भी यहाँ पर जो होम बायर जो बेचारे यहाँ पर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर अपना सकते हैं, और जिसके ज़रिए शायद थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम टाइम, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये दिलासा रहेगा कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है, जो आपने हार्ड अर्न मनी यहाँ पर लगा रखा है, वो आपको यहाँ पर उसका फल जो है प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकता है। चलिए रुक करते हैं अब दिल्ली का। दिल्ली के साकेत के सैदुल्लाजाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी को अवैध और असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। पूरे शहर में इमारतों का सर्वे करके अनधिकृत निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों और भवन नियमों के उल्लंघन की पहचान करने को यहाँ पर कहा गया है। एमसीडी को पहले से चिन्हित अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी यहाँ पर देनी होगी। साउथ दिल्ली में सीलिंग खाली कराने और जरूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरी हुई इमारत में कथित रूप से अवैध निर्माण और अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी गई थीं। इसके अलावा बुधवार को मालवीय नगर में होटल में लगी आग की घटना ने भी सभी को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं ने दिल्ली में बिल्डिंग सेफ्टी और अवैध निर्माण पर प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। सर ये मामला और बुधवार को होटल में जो आग की जो घटना सामने आई है, वो सर कितनी बड़ी लापरवाही लग रही है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो? ये बिल्कुल आई थिंक ये आइसोलेटेड एक्सीडेंट्स नहीं है, ये रेगुलरली देखने को मिला है। मैं अभी दिल्ली गाजियाबाद में भी बैक टू बैक उसी बिल्डिंग में 2 बार आग लगी है। जी। ठीक है, तो आई थिंक ये सिस्टमेटिक फेलियर है। और देखिए बिल्डिंग ओवरनाइट कोई कोलैप्स नहीं करता, उस पर दरारें बहुत पहले आती है। ओके, तो वो आई थिंक ये नेग्लिजेंस है और रेगुलेटरी फेलियर है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी है, चाहे वो बिल्डिंग गिरता हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो। ये दोनों ओवरनाइट नहीं होते, ये वक्त लगता है। मैं तो ये अनऑथराइज फ्लोर बोले कि भाई आपने बना लिया, अरे कितने महीने लगे होंगे उनको बनाने में। तो ये डेवलपर्स है, प्रॉपर्टी ओनर्स, अथॉरिटी ये सो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी तो बाकी लोगों के लिए है, सबके लिए है। आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी अप्रूव करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक ये थोड़ा सा हमको ना कंप्लायंस में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपने परमिशन दे दिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा माला बन गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे दिया फिर उसको? आई थिंक ये बहुत सिस्टमेटिक फेलियर है, इसको बहुत बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा। देखिए बाद इंसिडेंट में के बाद होने के बाद ना एक अफरा तफरी होता है, एक माहौल बना रहता है, आप एक्शन लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, आप नोटिस करना 6 महीने के बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, फिर वापस ये प्रॉब्लम आएगा। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एक परमानेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए इसको। देखिए इंसान के, लोगों की जान इससे जुड़ी हुई है, अब लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। और चलिए वो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी को बेच दिया है, अगर उसका लॉस हुआ है,
आप बताइए उसके पास रिकवर करने का क्या ऑप्शन है? उसकी तो लाइफ सेविंग गई। बिल्कुल। आई थिंक देयर इज अ बिग सिस्टमेटिक फेलियर एंड ऑल द स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट वाले सारे स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शंस पॉइंट डेवलप करने चाहिए टू अवॉइड सच प्रॉब्लम। सर मामला वैसे सिर्फ यहाँ का नहीं है, मतलब और भी कई सारी, जैसे कि आपने बताया कि गाजियाबाद में देखने को मिला है, कई और इलाकों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं पास में हम लोगों ने देखी हैं। सर क्या लग रहा है कि इससे जो सख्त कानून है या मॉनिटरिंग है यहाँ पर और थोड़ी सी उसमें इंटेंसिटी लाई जानी चाहिए, और क्या लग रहा है कि और कौन से ऐसे चेंजेस लेके आए जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? देखिए ये एक्चुअली सब जगह, अभी गाजियाबाद की बात कर रहे थे, जी। अभी कलकत्ता बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। अब वो बोले इलीगल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश कर रहे हैं, और ये सारे परमिशन दूसरे पहले गवर्नमेंट थे। अब गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो भाई ये अथॉरिटीज बॉडीज तो सेम है। अब गवर्नमेंट बॉडीज सेम है तो ये कैसे वो नक्शा पास हुआ, कैसे वो कंस्ट्रक्शन हो गया? और अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो वहाँ की जो सिविक बॉडीज है, चाहे वो पुलिस हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो क्या सो रही थी? आई थिंक राइट। देयर इज अ वेरी बिग सिस्टमेटिक फेलियर इन दिस एंटायर थिंग, और उस पे लॉस अल्टीमेटली एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सिविक अथॉरिटीज हो। वो तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, बट लेकिन आम आदमी फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान, और ऐसे फेलियर्स हो तो मेरे ख्याल से उस बिल्डर या अथॉरिटी के साथ साथ उस सिविक अथॉरिटीज ने जिसने अप्रूव किया उसको भी स्ट्रॉन्ग पीनल एक्शन होना चाहिए, तभी वो लोग ये सुधार में आएगा। वरना यहाँ पर तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन्फोर्समेंट सिस्टम में यहाँ पर बेहद बड़े बदलाव होने की ज़रूरत है, तभी जाके यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं यहाँ पर आसपास, दिल्ली में तो 2 घटनाएं हुई हैं मतलब एक हफ्ते के दरमियान में ही, लेकिन पास में भी कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहाँ पर अल्टीमेटली जब घटना हो जाती है, आग लग जाती है, इमारत गिर जाती है, उसके बाद सरकार जागती है, एडमिनिस्ट्रेशन जागता है, उसके बाद कुछ समय के लिए ये क्षण होते हैं जब काफ़ी मुस्तैदी दिखाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर बड़े चेंजेस की ज़रूरत है। चलिए वैसे एक चीज और ऐड जी करना सर। चाहूंगा, आज के डिजिटल एज में ना ये तो मॉनिटरिंग बहुत इजी, आप डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन की, जीआईएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम कर सकते हैं, ड्रोन इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरल ऑडिट करा सकते हैं। भाई तुम्हारी एक बिल्डिंग है एक पर्टिकुलर लिमिट का, उसका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आना चाहिए। ओके अब आप देख लीजिए जो बड़े कंट्रीज लाइक सिंगापुर, आप उसका इन्फोर्समेंट देख लीजिए। दैट इज वाई वो सेफर सिटी है। आप ये गलती आप मिडिल ईस्ट में करके देखिए, आप किसी की हिम्मत है कि वो इस तरह के लॉ को उल्लंघन कर ले? नहीं हो पाएगा। तो हमारी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की सर वाकई में यहाँ पर बेहद ज़रूरत है, इन केस अगर ऐसे हादसे यहाँ पर रोकने हैं तो। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का, कौन कौन सी खबरें जो हैं यहाँ पर और शामिल हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि यूपी रेरा ने घर खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि वे सीमित इन्वेंट्री या जल्द कीमत बढ़ाने जैसे दावों के दबाव में आकर जल्दबाजी में संपत्ति ना खरीदें। प्राधिकरण के अनुसार राज्य में वर्तमान में 1.15 लाख से ज़्यादा आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें फ्लैट, विला, प्लॉट, दुकानें और कार्यालय शामिल हैं। यूपी रेरा ने क्लियर किया है कि बाजार में किसी तरह की संपत्ति कमी से संकेत यहां पर नहीं है और कुछ एजेंट या डेवलपर्स आर्टिफिशियल अर्जेंसी पैदा कर सकते हैं। खरीदारों को निवेश से पहले परियोजना का रेरा पंजीकरण, बिल्डर का रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे, निर्माण प्रगति और कब्जा समय सीमा की जांच करनी चाहिए। संस्था ने तथ्यों और वित्तीय क्षमता के आधार पर निर्णय लेने की यहां पर सलाह भी दी है। उधर मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में मई 2026 में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 12,315 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यहां पर दर्ज किए हैं, जो पिछले 14 साल में मई महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा रही है। हालांकि स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन लगभग 1,051 करोड़ रुपए रहा है, जो YOY बेसिस पर 1% ही कम है। रिपोर्ट के अनुसार ऊंची प्रॉपर्टी कीमतों और उच्च बेस की वजह से यहां पर उसके बावजूद खरीदारों की मांग जो है वो यहां पर मजबूत बनी हुई है। लगातार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ये दर्शाते हैं कि मुंबई का आवासीय बाजार अभी भी रेजिलिएंट है और एंड यूजर की मांग मजबूत बनी हुई है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के प्रतिष्ठित एयर इंडिया भवन को 1,601 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये 23 मंजिला इमारत दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट में अवेलेबल है और लंबे समय से शहर की पहचान मानी जाती रही है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एक ही परिसर में ट्रांसफर करना है, जिससे किराए पर लिए गए दफ्तरों पर होने वाले ईयरली खर्च यहां पर कम हो सकें। अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड यानी कि AIAHL पर बकाया लगभग 298 करोड़ रुपए के कुछ शुल्क और ब्याज भी माफ किए थे। भवन का उपयोग शुरू होने से पहले उसका स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन और आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। इस कदम से प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और लागत में बचत की उम्मीद है। सर, इन तीनों खबरों में से किसी में एक में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले जो आपने कहा था कि ये लिमिटेड इन्वेंट्री या प्राइस विल राइज सून, ये अधिकतर केस ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है और इसमें थोड़ी सच्चाई कम है। मैं आप दर्शकों से सिंपल कहना चाहूँगा, स्पेशली यूपी में रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, करीब करीब 1,15,000 यूनिट जो है अभी भी अवेलेबल हैं। तो स्केर्सिटी तो यूपी में नहीं है। ये जुमला यूज़ कर रहे हैं या मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये एग्जैजरेटेड है, इसके झांसे में ना पड़े। ये तो वही वाली बात होगी कि भाई शॉपकीपर कह रहा है कि लास्ट प्रोडक्ट आप ले लीजिए वरना स्टॉक नहीं मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो होम बायर्स को क्या करना चाहिए, आपको भाई देखना चाहिए परचेसिंग के पहले रियलाइजेशन डेवलप ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बिल्डिंग प्लान क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, पोजेशन टाइमलाइन क्या है, उसकी कितनी इन्वेंट्रीज क्या है, मार्केट सर्वे करके ही इस पे डिसीजन लीजिए, ऐसे इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। और तभी सर यूपी रेरा ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये चेतावनी भी यहाँ पर जारी की है, जिससे कि जितने भी बायर्स हैं वो थोड़े से सचेत रहें, थोड़े सतर्क रहें खरीदारी करते वक्त। तनवीर सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का यहाँ पर बारीकी से बहुत अच्छे से यहाँ पर सर विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे प्रॉपर्टी जंक्शन के किसी एक एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नई खबरों के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।